आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 24, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अलका दीदी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे खूब प्यार करती हैं, वीणा ने वीणा कंठ से अजित से कहा। ये तारीफ तो बहुत बार कर चुकी हो। कुछ सोचते हुए कुछ रुखाई से जैसे अजित ने कहा। एक तेज बाबू हैं, वो इन्हें बहुत चाहते हैं। अजित सोचता रहा। पर ये ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि समझकर भी नहीं समझता। अजित पेंसिल कागज लेकर एक नक्शा बनाने लगा। पर एक नेता प्रभाकर हैं, उन्हें ये चाहते हैं। अजित ने एक त्रिकोण बनाया और हर कोण में एक बात लिखकर उसकी चाल दूसरे कोण की तरफ की। वो आए थे, पिताजी से बड़ी देर तक बातचीत हुई। अलका दीदी कहती थी। अजित ने कहा, हम लोग बहुत दिनों तक यहां नहीं रह सकते, हमें जल्द अपना काम ठीक कर लेना है। तो मेरी बात तुमने नहीं सुनी? पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, फिर तो मुझे तुम्हारी ही बातें जिंदगी भर सुननी है। वीणा मन से नाराज हो खुश हो गई। अजित ने कहा, ये देखो, ये नई साड़ी, शमीज, लेडी मोजे और जूते तुम्हारे लिए कीमती देख कर लाया हूं। पाउडर सेंट वगैरह तो होंगे ही। अपने लिए भी अच्छा अंग्रेजी सूट खरीद लिया है। आज चलकर जरा राजा साहब से मिलना है। जितनी अंग्रेजी जानती हो बीच बीच लड़ा देना। वीणा आनंद से छलकती, तान मुर्की से आशिरस चरण कांप उठी। पुलकित प्रवालोज्ज्वल आंख से प्रिय को देखती हुई बोली, मुझसे न होगा। होगा क्यों नहीं, होना ही होगा। और कभी कभी अपनी उसी सुरक्षित ब्रह्मशिरा शक्ति का आंख से उपयोग अर्थात कसकर प्रहार कर दिया करना। अजित ने तमाम अंगों से उसे गुदगुदा दिया। खिलकर अजित को पकड़कर हिलती हुई बोली, मुझसे हरगिज ऐसा न होगा, अभी से बतला देती हूं, उसके हमें नहीं जाती। देखो, अजित ने गंभीर होकर कहा, वक्त पर गधे को बाप कहा जाता है, तो आप बाप कहिए, मुझसे न होगा। देखो, धोबी के साथ चाहे कुछ बगावत करे, पर धोबिन के हाथ गधे बराबर सधे रहते हैं, यानी इतने समझदार होते हैं। किनकी बात पर कान पूछना हिलाना चाहिए, इतना वे भी जानते हैं। तभी तो कहती हूं तुम मेरी बात मान जाओ। हंसकर वीणा दूसरी तरफ चल दी। अजित कुछ अप्रतिभ होकर संभल गया। कहा, तुम व्यर्थ के लिए इतना चौंकती हो। तुम लोगों का यथार्थ तत्व यूरोप वाले समझते हैं। वे तुम्हारे मुखों को महत्व में हुक्का मानते हैं, जो सहस्त्र मुखों से चुंबित होकर भी चिर पवित्र रहता है। अर्थात? कुछ रुखाई से वीणा बोली। अर्थात वंशी का फूंक वाला छेद जिस तरह होठ होठ से लगने पर भी अपवित्र नहीं माना जाता, उसी तरह स्त्री का मुख है। कृष्ण जी की वंशी में यही रूपक है। वो 16,000 गोपियों के मुख इसीलिए चूम सकते थे और चूमकर पवित्र कर देते थे, क्योंकि उन्हें वंशी वाला तत्व मालूम था। कुछ अप्रतिभ सी होकर वीणा रोने लगी। अजित आंसू पोंछने लगा। कहा, तुम नाराज हो गई? मैं जरा नास्तिक हूं, इसके लिए तुम्हें बराबर क्षमा करते ही रहना होगा। पर तुम्हारा धर्म तो यही है, जहां पति हो वहां सती भी हो। इसलिए अब साथ चलकर इस यज्ञ में अपना आधा काम पूरा करो। आज्ञा हो तो मैं ही वेशकारी बनकर देवी को सजा दूं। कहकर आंचल का एक भाग धीरे से खींचा। पकड़कर कुछ प्रसन्न होकर वीणा ने कहा, मैं पहन लेती हूं। तुम व्यर्थ नाराज हो गई। अजित ने कहा, स्वभाव में जितने भाव हैं सब रहते हैं। समय पर उनका उपयोग करना किसी पाप में दाखिल है, ये मेरी समझ में नहीं आया, शायद कभी आएगा भी नहीं। फिर ये नाटक ऐसा है जिसकी तुम ही प्रधान अभिनेत्री बन सकती हो। अब कहो कि मेरा कौन सा कसूर था? वीणा मोजे पहन रही थी, आंखों में चपल मुस्कुराई। अजित ने कहा, बहादुरी तो बहुत पहले से स्त्रियों को ही मिली हुई है,
साहस गुणनचेव 6 गुनी हिम्मत स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा है। अवश्य लज्जा चापी चतुर्गुणा ये भी कहा गया है, पर हिम्मत में लाज से ड्योढ़ा बल ज्यादा है। इसलिए जब चाहे स्त्रियां हिम्मत से लाज को दबा सकती हैं। वीणा जूते पहनकर कपड़े बदलने और राग कर लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। अजित बैठा सोच रहा था कि स्कीम किस तरह पूरी हो। खूब सचकर वीणा बाहर निकली। एक बार जी भरकर अजित देखने लगा। मुस्कुराकर वीणा ने पूछा, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही? उठकर अजित ने सिर की साड़ी एक बगल कर पिन लगा दी, मनी बैग दे दिया। तांगा बाहर खड़ा था, दोनों बैठ गए। अजित रॉयल होटल के पते से एक पत्र अंग्रेजी में नीरजा के नाम से लिखकर पिछले दिन पोस्ट कर चुका था और एक कमरा किराए पर लेकर ईंटें भरकर 2-3 कीमती केस और बॉक्स, कुछ नए कपड़े बाहर से हिफाजत से लपेट कर रखकर वक्त पर भोजन कर कुछ देर तक अपने अस्तित्व के प्रमाण मजबूत कर चला आया था। राजा मुरलीधर समय देखकर नीरजा देवी की प्रतीक्षा में बैठे थे कि आगे आगे नीरजा देवी और पीछे पीछे उनके सिकत्तर साहब आते हुए देख पड़े। बैरा ने खबर दी। आधुनिक कायदे से महिलाओं को सम्मान देने वाले राजा साहब ने कुछ कदम बढ़कर स्वागत किया। राजा साहब के साथ मोहनलाल भी थे। अजित ने अंग्रेजी में पूछा, क्या मैं मिस जस्टिस लेले से आपको राजा मुरलीधर साहब के नाम से परिचित करूं? कीजिए। अजित ने वीणा से अंग्रेजी में परिचय कह दिया। वीणा कुछ समझी नहीं, सिर्फ सर हिला दिया और मिलाने को बढ़े हुए राजा साहब के हाथ से हाथ मिलाया। तमाम बातें अजित ही कहने लगा। मिस साहिबा अभी 2 महीने हुए विलायत से लौटी हैं, वहां पढ़ती हैं, लखनऊ घूमने आई हुई हैं। अच्छी मोटरें यहाँ किराए पर नहीं मिलती। यहाँ के गेट्स इन्हें बहुत पसंद हैं। सड़कें बड़ी अच्छी हैं, काफी सफाई रहती है। पार्क खूब बड़े बड़े हैं। जस्टिस लेले ने लखनऊ के राजा और ताल्लुकेदारों में आपकी बड़ी तारीफ अपनी पुत्री से की है। पहले एक बार वो आए थे, तब राजा साहब के पिता थे। उन्होंने जस्टिस साहब की बड़ी मेहमानदारी की थी। राजा साहब ने स्वभावतः वैसी खातिर करने का वचन दिया। मौका देखकर अजित ने एक बार सबूट पद धीरे से पटक दिया। सुनकर सिखलाई वीणा ने कहा, थैंक्स। जो दृष्टि कहने का प्रयत्न करती है पर हृदय से स्वतः उठे हुए शब्दों की तरह नहीं कहती, उसी व्यवहार वाली सकाम दृष्टि से राजा साहब कह रहे थे, मैं तुम्हारा हूं। और जो दृष्टि छलकर अपने मार्ग से धारा की तरह बह जाती है, उससे वीणा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी हूं। काम मनुष्य को स्थिति से स्खलित कर वहां ले जाता है, जहां से उसे एक रोज उसी जगह लौटना पड़ता है जहां से वो चला था, यदि कभी जीवन में सुअवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो एक जीवन के लिए इसी तरह मनुष्य पथभ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। बातचीत कर चलते समय अजित ने राजा साहब से कहा, रात 8 बजे मिस नीरजा साहिबा आपको आने के लिए आमंत्रित करती हैं। राजा साहब ने सविनय प्रस्ताव स्वीकृत किया। अभिवादन आदि करके वीणा और अजित तांगे पर बैठे। राजा साहब ने अर्थ लगाया, यूरोप में रही हैं, पूरी छठी हैं, पर सभ्यता से चुपचाप बैठी रहीं। मोहनलाल ने कहा, जाइए, मिस साहिबा का न्योता है, कहकर मुस्कुराया। होटल में सिर्फ अजित का नाम विक्रम लिखा था। अच्छी पार्टी हुई। राजा साहब को खूब खिला पिलाकर कुमारी नीरजा ने विदा किया। ड्राइवर और अर्दली संभाल कर राजा साहब को ले गए। प्रातःकाल उन्हें पता चला उनके कोट की जेब खाली है। होटल में पता लगाया, वहां कोई न था। पिस्तौल और गोलियां चुरा ली गईं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 24, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।